गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत आपका एक बार फिर से। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा, हिंदी भाषा का भाग तीसरा। क्या पढ़ने वाले हैं आज? भाग तीसरे को पढ़ने वाले हैं कि तीसरे भाग में हमें क्या पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार देखिएगा कि दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी ज़्यादा कामयाब हो। मतलब एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा कामयाब या कहूँ सफल देखना चाहता है। क्या चाहता है? सफल देखना चाहता है। तो ये था आज का सुविचार। चलो हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा को। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले भाषा की प्रकृति को। क्या देखने वाले हैं? भाषा की प्रकृति। कि भाषा की प्रकृति क्या है, कि किस तरीके से भाषा गति करती है और भाषा चलती है। तो सबसे पहले देखिएगा कि भाषा की निरंतरता। भाषा निरंतर चलती रहती है, निरंतर, रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आती। भाषा को हम निरंतर सीखते हैं और निरंतर ही चलते हैं भाषा के रूप में। भाषा हमारे साथ साथ हमेशा चलती रहती है। तो यही बोला है कि भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। मतलब भाषा का गुण जो होता है, भाषा का गुण जो है या उसका स्वभाव जो है, वही भाषा की क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है। बस यही भाषा की प्रकृति है, जो उसका गुण या स्वभाव है। भाषा की वही प्रकृति है जो इसका गुण या स्वभाव है। भाषा, हर भाषा अपनी प्रकृति और आंतरिक गुण और अवगुण होते हैं। मतलब प्रत्येक भाषा, भाषा कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, कोई भी हो, उसकी खुद का या उसकी खुद की एक तो क्या होती है? प्रकृति। क्या होती है? प्रकृति होती है। और उसका आंतरिक और बाह्य गुण दोनों होते हैं, और उसका गुण और अवगुण दोनों उसके अंदर पाई जाती है। मतलब एक भाषा में कुछ अवगुण भी होंगे। अवगुण मतलब समझ गए होंगे, बुरा गुण या उसके दोष जो बोलेंगे, और उसके गुण भी होंगे जो भाषा, प्रत्येक भाषा में ही हमें मिलते हैं। साथ में भाषा की एक सामाजिक शक्ति है। क्या है? सामाजिक शक्ति। ये भाषा हम समाज में ही सीखते हैं। भाषा हमें समाज के माध्यम से ही सीखते हैं। समाज के बिना हम भाषा को नहीं सीख सकते। इसीलिए भाषा क्या है? एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। और ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ये अपने मनुष्य के अपने पूर्वजों से। मतलब जो उसके पूर्वज थे उनसे ही इंसान क्या सीखता है? भाषा को सीखता है, और उसी के अंदर अपनी भाषा का क्या करता है? विकास करता है। तो भाषा एक तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और साथ में एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। और साथ में देखिएगा ये परंपरागत और अर्जित है। क्या है? परंपरागत और अर्जित। मतलब जो ये भाषाएं होती हैं ये परंपरा से चली आती है और हम इसे अर्जित करते हैं। हम इसे साथ लेकर नहीं चलते। जैसे मैं बात करूं कि यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की धारा सदा प्रभावित होती रहती है। मतलब भाषा हमेशा चलती रहती है, भाषा कभी नहीं रुकती, निरंतर प्रभावित रहती है नदी की धार की तरह। और भाषा के दो रूप, मतलब दो रूप, एक तो कथित और एक लिखित रूप चलते हैं। ज़्यादातर भाषा की यही रूप माने जाते हैं कि एक कथित होती है जिसे मौखिक बोलते हैं, और एक लिखित होती है जिसे हमें लिखित बोलते हैं। हम इस प्रकार क्या है? भाषा का प्रयोग करते हैं। हम इसका प्रयोग
कथन के द्वारा अर्थात बोलकर, लेखक के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। मतलब ये भाषा किस तरीके से बनती है कि भाषा वही होती है जब हम अपना सही अर्थ एक दूसरे से पहुंचा दें, और इसके लिए भाषा के माध्यम से सही अर्थ पहुंचाने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, और वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्ण से बनते हैं, और वर्ण एक ध्वनि के क्या है, सांकेतिक चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिससे ये भाषा का पूरा निर्माण होता है। तो इस तरह से वाक्य शब्द मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग हैं। मतलब भाषा के अंग क्या चीज़ होगी, भाषा के अंग वाक्य होंगे, शब्द हो गए और मूल ध्वनियाँ जिसे हम वर्ण के रूप में भी पढ़ते हैं। ये भाषा के मुख्य अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेक विवेचन होता है। इतने व्याकरण पर भाषा पूर्णतः आश्रित रहती है। भाषा को सही सीखना है, भाषा को सही रूप में समझना है, तो भाषा किस पर आधारित होती है, ज़्यादातर भाषा पूरी की पूरी व्याकरण पर आधारित होती है। किस पर, व्याकरण। जब तक किसी को व्याकरण पूरी तरह से समझ नहीं आ जाता तब तक हमें पूर्णतः भाषा को नहीं सीख पाते। ये व्याकरण हमारे लिए सीखना अति आवश्यक है। अब भाषा के विविध रूप, मतलब विविध अनेक रूप क्या है, विविध का अर्थ क्या होता है, अनेक रूप। भाषा के अनेक रूप चलते हैं। तो देखिए, जिसमें भाषा के देश में 3 रूप चलते हैं मुख्यतः। कितने रूप चलते हैं, 3 रूप। देखिएगा, भाषा के 3 रूप चलते हैं। पहला है बोलियां, अनेकों बोलियां भाषा की बोली जाती हैं। अगली है परिनिष्ठित भाषा और अगली है राष्ट्रभाषा। अब देखिएगा, बोलियां तो आप जैसे बोलते हैं वही होती है, चाहे आप भोजपुरी बोले, मगही बोले या खड़ी बोली बोले, हरियाणवी बोले। दूसरी होती है परिनिष्ठित बोली या भाषा, जिसे बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित होती है जो व्याकरण से पूर्णतः सही हो। क्या हो, व्याकरण से, मतलब किसी भी प्रकार की उसके अंदर अशुद्धियाँ न हो। एक साहित्यिक रूप से भाषा जो चलती है वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा एक देश की भाषा होती है, मतलब पूरे देश में अधिकांश जगह पर या अधिकांश क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो क्या होती है, हमारी राष्ट्रभाषा होती है। अब बोलियां देखिए कि जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण समूह है घरों में करती है उसे बोली कहती है। मतलब बोली क्या है, स्थानीय बोलियां, मतलब स्थानीय क्षेत्र जो हैं आपके क्या है, स्थानीय क्षेत्र, जिसमें जो बोली बोली जाती है, या कहूँ आपसे विचारों का दान प्रदान करने के लिए जिस आवाज़ का प्रयोग किया जाता है वही हमारी स्थानीय बोली है। देश में अनेकों बोलियां बोली जाती है। क्या, देश में अनेकों बोलियां जो अपने आप जन्म लेती है। मतलब बोली किसी भी हो, वो अपने आप जन्म लेती है, अपने आप। उसमें किसी भी प्रकार की कोई साहित्य या किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखूं, जैसे कुछ खरपतवार खेत में उगते हैं, खरपतवार खेत में उगते हैं, उसी तरीके से बोली भी क्या है, अपने आप जन्म लेती है, अपने आप चलती हैं। तो उसी रूप में कि भाषा किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। जैसे भारत में भी देखें तो हमें प्रत्येक जगह बोलियां बोली जाती है, अनेकों बोलियां बोली जाती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश बोली भी है और भाषा भी है। जो ये आपकी भोजपुरी है, मगही है, अवधी है, मराठी है और ये तेलुगु है, ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। क्या है,
हिंदी भाषा की बोलियां। तो ये क्या है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं, लेकिन ये भाषा नहीं है, इन्हें पूर्णतः भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगली है परिनिष्ठित बोली भाषा, जिसे बोलते हैं परिनिष्ठित। परिनिष्ठित मैंने कहा था जो व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती हो, क्या हो, या कहूँ पूर्णतः व्याकरण पर आधारित हो। बिना व्याकरण या शुद्धता के हम उसे नहीं बोल सकते, वो हमारी परिनिष्ठित भाषा होती है। तो यह भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब इसके ऊपर पूर्णतः नियंत्रण व्याकरण का होता है। ये व्याकरण के अधीन होती है, व्याकरण के अधीन। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। मतलब अगर बात करें परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग होता है, सबसे प्रयोग ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग देखिए इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा शासन, मतलब जो शासन कार्य चलाए जाते हैं उसके अंदर, और साहित्य में, क्योंकि ये परिनिष्ठित भाषा के ऊपर हमें शुद्धता का विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, शुद्धता का विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए ये बोली न होकर एक विशेष प्रकार की क्या है, भाषा है, जिसका हमें शिक्षा और शासन के साहित्य में प्रयोग करते हैं। बोली को जब व्याकरण से परिकृष्ट किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। मतलब व्याकरण जो हम बोली बोलते हैं उसको हम व्याकरण की दृष्टि से परिनिष्ठित या भाषा बनाने के लिए हम परिष्कृत करते हैं, मतलब उसे व्याकरण से शुद्ध करते हैं या व्याकरण की दृष्टि से बोलते हैं या लिखते हैं, तब वो परिनिष्ठित भाषा बन जाती हैं। जैसे खड़ी बोली थी आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है। जैसे हम इसमें क्या, खड़ी बोली जो थी बार बार बोली जाती थी, जो एक परिनिष्ठित भाषा वर्तमान में बन गई है, जिसका प्रयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक सामाजिक शक्ति का आधार पर राजभाषा राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। निरंतर भाषा, मैंने कहा कि निरंतर भाषा परिवर्तनशील होती है और बोली भी परिवर्तनशील होती है। धीरे धीरे जब जब क्षेत्र में शिक्षा बढ़ती है तब तब बोली जो है भाषा का रूप धारण कर लेती है या भाषा शुद्ध होती जाती है। तो उसी रूप में जैसे जैसे भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, उसकी बोलने वाले ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब वो भाषा धीरे धीरे आगे चलकर राजनीतिक रूप या कहूँ सामाजिक रूप के रूप में राजभाषा या राष्ट्रभाषा का रूप ही ले लेती है, स्थान प्राप्त कर लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावनात्मक एकता को सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश में राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हम देश को अपनी राष्ट्रभाषा है, हर देश मतलब प्रत्येक देश की एक न एक राष्ट्रभाषा, जैसे कि अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, हिंदी को मानी जाती है। रूस की भाषा रूसी मानी जाती है, फ्रांस की फ्रांसीसी, और साथ में अगर बात करें जर्मनी की तो जर्मन भाषा, और जापान की जैपनीज या जापानी जिसे बोलते हैं। ये भाषाएं देश राष्ट्र की राष्ट्रभाषाएं, और प्रत्येक देश की एक अलग राष्ट्रभाषा होती है। तो हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। जैसे हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो जब किसे बोलते हैं हम राष्ट्रभाषा, तो देखिए कि जब कोई भी राष्ट्र अधिकांश क्षेत्र मतलब अधिकांश प्रदेश जो हैं वो बहुमत के द्वारा बोली समझी जाती है, मतलब बहुमत समझ के सबसे ज़्यादा बोलने वाले, सबसे ज़्यादा बोलने वाले, सबसे ज़्यादा बोलने वाले हों, या उसका बहुमत हो, मतलब बहुत से मत हो,
बहुत होता है बहु का, और मत विचार जो होते हैं मतलब सबसे ज़्यादा विचारों का आदान प्रदान उसी भाषा से होता हो, वही हमारी क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। तो देखिए, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली या समझी जाती हो, वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह भाषा जो देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाती हो या प्रयोग में लाई जाती हो, वो क्या होती है, हमारी राष्ट्रभाषा होती है। सभी देश में अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएं होती है। जैसे अमेरिका की अंग्रेजी है, चीन की चीनी है, जापान की जैपनीज या जापानी जिसे बोलती हैं जैपनीज या जापानी भाषा, रूस की रूसी भाषा, और भारत की हिंदी भाषा। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में एक बात और बता देता हूँ। अगर भारत का संविधान संविधान को ध्यान में रखकर अगर पूछा जाए कि राष्ट्र की भाषा कौन सी है, तो बता देता हूँ, भारतीय संविधान के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। तो ये बात भी याद रख लेना, चाहे भारतीय संविधान सीधा लिखा हुआ हो या भारत के संविधान भाग लिखा हो या अनुच्छेद जो लिखा हो, उसके अंदर अगर उसके अकॉर्डिंग जब पूछे तो उसके अंदर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये सिर्फ हिंदी भाषा को हमें अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए हम इसे राष्ट्रभाषा मानते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रख लेना। अब इसे क्यों मानते हैं राष्ट्रभाषा, क्योंकि ये 70 से 75% लोगों में बोली जाती है, या हमें इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। 70 से 75% लोगों के रूप में इस भाषा का प्रयोग होता है। देखिए, ये है हमारा पूरा भारत है, इसमें सबसे ज़्यादा अधिकांश क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है, हिंदी भाषा। सबसे ज़्यादा विचारों का आदान प्रदान इसी भाषा के रूप में होता है, इसीलिए ये पूरे भारतवर्ष की हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाता है। अगली है मातृभाषा। मातृभाषा, मातृ का अर्थ होता है माँ, और भाषा भाषा, मतलब वो भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं, वो भाषा जो हम अपनी माता से सीखते हैं। किसे सीखते हैं, माता से। अब माता से कैसे, कि माता जन्म के बाद हम सबसे पहले अपनी माँ से ही बात करना शुरू करते हैं, अपनी माता श्री से ही बात करना शुरू करते हैं। माता श्री जो भाषा बोलती है और जिस भाषा या बोली का प्रयोग करती है, उस भाषा का प्रयोग जब हम करने लग जाते हैं, वही हमारी मातृभाषा बन जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखें कि खन्नूर सिंह पंजाबी है और पंजाबी भाषा बोलता है, तो उसका और उसका परिवार पंजाबी भाषा बोलता था, इसीलिए उसने क्या, पंजाबी बोलना सीखा। क्या सीखा, पंजाबी बोलना सीखा। यहाँ पर मातृभाषा से सिर्फ माँ से नहीं, माँ के साथ साथ में उसका परिवार भी, पूरा परिवार आ जाता है। क्या आ जाता है, पूरा परिवार, फैमिली आ जाती है। कि जो हम अपने आसपास के वातावरण में माँ से या अपनी परिवारजनों से जिस भाषा को सीखते हैं, वो हमारी क्या होती है, मातृभाषा होती है। जैसे खन्नूर सिंह ने पंजाबी भाषा परिवार में हुआ, पंजाबी जिसका जन्म क्या है, उसका जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ था, इसलिए उसने पंजाबी सीखी और पंजाबी बोलना सीखा। और जैसे साक्षी शर्मा है, उसने हिंदी भाषा परिवार में जन्म लिया, तो उसने हिंदी बोलना सीखा।
मतलब पंजाबी व हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषाएं हुई, मतलब उसने उसकी फैमिली में उस भाषा को सीखा है, अपने परिवार में उसने सीखा है, इसीलिए वो उसकी क्या हो गई, मातृभाषा हो गई। इस प्रकार हम बात करें कि वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता या सीखता है मातृभाषा कहलाती है। मतलब उसने अपने परिवार में या अपनी माता से जो भाषा सीखी है वही उसकी क्या है, मातृभाषा है। क्या है, मातृभाषा है। अगर दूसरे शब्दों में इसे समझें, अगर इसकी परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में सीखें तो बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों के द्वारा, मतलब जो भाषा हम अपने परिवार से सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें कि बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, वही उसकी क्या है, मातृभाषा कहलाती है, वही उसकी मातृभाषा है। देखिए जैसे एक चित्र दिया हुआ है कि ये बच्चे को उसकी माँ वार्तालाप कर रही है, मतलब जो उस भाषा का ये माताश्री प्रयोग कर रही है वही भाषा ये बच्चा सीखेगा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जो भाषा सीखी है उस भाषा को बोलते हुए संकेत कर रहा है, वही उसकी क्या है, मातृभाषा होगी। ये उसने अपनी माता से सीखा, क्या सीखा, ये बोलियां उसने अपनी माताश्री से सीखी। जैसे ये उसकी फैमिली है, एक बच्चा अपनी फैमिली या कहूँ परिवार से इसे सीख रहा है उसको कि उसके परिवार में कौन सी भाषा है, यही उसी अपने परिवार में सीखता है। चलो अगली है हमारी प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक मतलब प्रदेश की भाषा। प्रदेश की भाषा एक राज्य की भाषा जिसे हम बोलते हैं, जिसे हमने एक छोटे से प्रदेश के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी क्या होती है, प्रादेशिक भाषा होती है। जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। मतलब एक छोटे प्रदेश में बोली जाती है वो क्या होती है, प्रादेशिक भाषा होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो हो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक दोनों हो सकते हैं, दो या दो से अधिक। राष्ट्र जो हैं क्या है, राष्ट्र दो हो या दो से अधिक राष्ट्र जब आपस में वार्तालाप करते हैं, क्या करते हैं, संवाद करते हैं या वार्तालाप करते हैं। अब उस वार्तालाप के समय, संवाद के समय या जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। जैसे जब कोई भाषा विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्रों में बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा अंग्रेजी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, अंग्रेजी बोली या समझी जाती है, इसीलिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगली है राजभाषा। राजभाषा मतलब राज्य की भाषा। क्या है, राज्य की भाषा। अब राज्य में जो भाषा बोली जाती है या राज कार्य में या शासन कार्य में, इसमें शासन कार्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या कार्यालय में जिसका भाषा का प्रयोग किया जाता है राज कार्य चलाने में, उस भाषा का प्रयोग जो हो रहा है वही भाषा हमारी क्या है, राजभाषा है। वही हमारी क्या होगी, राजभाषा, कि हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह कोई भी भाषा हो, हम राजभाषा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो राजभाषा के रूप में या शासन कार्य के रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी भाषा है, तो वही हमारी क्या होती है, राजभाषा होती है। वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राज कार्यों में प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है।
क्या है, भारतीय राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। हम कहीं कहीं अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में पढ़ते हैं और हिंदी को भी राजभाषा के रूप में पढ़ते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजभाषा, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। क्या है, राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। लेकिन पूरे भारत में अंग्रेजी और हिंदी दोनों को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जैसे आगे देखें कि अमेरिकी की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। क्या है, अंग्रेजी। अगली है मानक भाषा। मानक भाषा सबसे ज़्यादा प्रयोग विद्वान करते हैं या ज्ञानी पुरुष करते हैं, या कहूँ शिक्षाविद जो हैं वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। मानक भाषा विद्वानों, शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। मतलब कोई भी भाषा हो, जब तक उसको शिक्षाविद और विद्वान लोग मान्यता या एक रूपता में नहीं ला देते तब तक वो भाषा हमारी मानक भाषा नहीं होती है। इसीलिए शिक्षाविद उसे एक रूपता लाते हैं और साथ में उसे मान्यता प्रदान करते हैं, तभी वह हमारी क्या होती है, मानक भाषा होती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। मतलब अनेकों रूप कई, जैसे मैं बात करूं कि पहले कुछ ऐसे शब्द थे जिसका प्रयोग हमें सबसे ज़्यादा करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि उसे मान्यता नहीं रही। इसीलिए उन शब्दों को हमने हटा दिया है। तो जिस रूप में प्रचलित है उसको सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उसे तो हम मान्यता दे देते हैं, और जिसको प्रयोग नहीं करते हैं उससे हमें छोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि जैसे हम गई इस तरीके से लिखते हैं और गई मानक रूप में ये हो गया। अगर हम ठंड की बात करें तो उसका शब्द का मानक रूप ये ठंड हो गया। अगर हम अंत की बात करें तो अंत का मानक रूप ये हो गया। अब ये रवै जिसे हम ख बोलते हैं, पहले हम ख को अलग अलग लिखते थे रवै, लेकिन ये र और वह हो जाता था, इसीलिए इसको विद्वानों ने हटा दिया है और इसके जगह इसका प्रयोग कर दिया। तो ये उसका मानक रूप हो गया। दूसरा देखिएगा, शुद्ध शब्द हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये शुद्ध गलत था। इसका मानक रूप हमने ये दे दिया, शुद्ध दे दिया, तो ये इसके मानक रूप है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आपका भाषा का टॉपिक भी समाप्त होता है। जो आपकी भाषा का टॉपिक है वो समाप्त होता है, मतलब पूरी की पूरी भाषा हो चुकी है। भाषा के संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है आपके दिमाग में है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। और साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जो आएगा उसे दबा देना, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो। थैंक यू, बाय बाय।